नमस्कार नन्हे दोस्तों और नमस्कार और सुस्वागतम बाकी सारे मेरे श्रोताओं को। कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जिस भी हालत में हैं, जैसे भी हैं, अपने दम पे पर अपने हिस्से का जितना हो सकता है उतना आप लोग कर रहे हो। इस आशा के साथ कि हम सारे लोग आगे बढ़ेंगे और सफल भी होंगे इस महामारी के युद्ध में। तो चलिए, आज बृहस्पतिवार है, तो आज हर बृहस्पतिवार की तरह मैं 18वां अध्याय लेके हाजिर हुई हूँ नन्हे इंसान की। नन्हे इंसान इस उपन्यास की लेखिका है श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी शुरू होने से पहले हम लोग थोड़ा सा याद कर लें। अब तक हमारे जो नन्हे इंसान है ना, हमारे जो टैटा हैं, वो इससे पहले तो गांव नहीं देखी थी। तो पिताजी के आग्रह से वो अपने मामा जी के साथ अपनी छोटी बहन और छोटे भाई को लेकर अपने मामा के घर मतलब ननिहाल और अपने पिताजी का गांव मतलब अपना गांव देखने वो लोग गए थे। और वो पूरा का पूरा घूम फिर के आ गए हैं। ठीक है, अब कहानी उसके बाद से आगे आ रहा है। ठीक है, पिताजी के बात अनुसार मतलब बाबा की बात अनुसार उनको उन सारे बच्चों को अपना गांव देखना ज़रूरी था, नहीं तो वो अपने गांव के साथ मिट्टी के साथ कैसे जुड़ते। सही बात है। तो हमारे जो ये टैटा पार्टी है ना, ये टैटा लोग सिर्फ गांव देखे नहीं थे, पूरा गांव वो लोग छान मारे थे पूरा। शहर में आकर वो जो दिन था वो तो रूटीन के एकदम नियम माफ़ी की चलने लग गए। स्कूल में जाओ, खेलो कूदो, घर पे गृह शिक्षक हैं उनके पास पढ़ने बैठो। टाटा क्या इस मामले में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो उस गृह शिक्षक के पास पढ़ती नहीं थी। ऐसे ही दिन शुरू होता था, दिन शुरू से लेकर रात तक चल जाता था। टाटा अपने हिसाब से पढ़ती थी। इसके बाद टाटा लोग जब पूरा दिन हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, फिर टाटा लोग जो 4 बहनें हैं वो लोग एक घर में मतलब एक कमरे में एक पलंग के ऊपर सो जाते थे और सो गए। बस दिन ख़त्म हो गया। एक दिन सुबह जब टाटा लोग जागे मतलब जागे क्या, उनको उठाए उनकी दादी और ज़ोर से बोलने लगे, टाटा टीटी खुकू खुकी। खुकू और खुकी बोले तो वो लोग तो पूरा खुकू खुकी, तुम सारे लोग उठ के आ जाओ, देखो तुम लोगों को फिर से एक भाई हुआ है। अरे वाह! तो तब तो तभी तभी नींद से उठी थी ना, तो उस नींद से जड़ा हुआ आँखों में टैं अपनी वो छोटे भाई को कैसे देखी थी उसको वो याद नहीं है। लेकिन इसके बाद जब भी छोटा भाई उसकी माँ के गोद में वो बैठकर रोता था, तो तभी टैं क्या करती थी पता है? एक लाल रंग की बड़ी सी झुमझुमी बोले तो आप लोग क्या बोलोगे? वो जो छन छन करके बजता है, जो बच्चों को हम लोग दिखाते हैं ना, तो वैसा वाला एक खिलौना वो बजाती थी। और वो लाल रंग के कारण और उस आवाज़ के कारण वो छोटा भाई जो है वो अवाक आँखों से विस्मित आँखों से वो देखता रहता था। तो वो जो चेहरा है ना, वो आज तक हमारे टैटा जो है वो आँख बंद करके भी देख पाती है। दिन चलता गया, जाता गया, रात जाता गया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद टैटा लोगों का वो जो एग्ज़ाम देने के बाद वो लोग गांव घूमने गए थे ना, तो उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकल के आ गया। एग्ज़ाम तो नहीं, हम यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। मतलब वो लोग ना गांव घूमने गए पूजा की छुट्टी में, वहाँ पर भी वो लोग पढ़े थे, है ना। उसके बाद वहाँ से वापस आए। अब भाई इसके बाद तो परीक्षा होने हैं, परीक्षा हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट निकल गया। तो सारे विषय में पास तो हो गई थी टैटा, लेकिन एग्रीगेट में ऑन टोटल वो 4 नंबर से ना वो पास नहीं हो पाई। तो उसको प्रमोशन नहीं दिया गया। माँ बाबा को बोले कि एक बार स्कूल में जाओ ना, देखो ना क्या हुआ।
टैटा का रिजल्ट ऐसे, टैटा की रिजल्ट ऐसे कैसे हो गया? पिताजी मतलब बाबा स्कूल नहीं गए। शिक्षक मामा जब घर पे पढ़ाने आए तो टैटा के पिताजी मतलब टैटा के बाबा बाबा शिक्षक मामा को पूछे ऐसे क्यों हुआ? तो शिक्षक मामा बोले मैं जो भी काम इसको होम टास्क दे के जाता था ये कुछ भी नहीं करती थी। तो टैटा को पिताजी पूछे, टैटा बोले हाँ। तो टैटा के पिताजी मतलब बाबा पूछे तो ऐसे क्यों करती थी? तो टैटा बोले क्यों पढ़ूं? शिक्षक मामा दीदी को बोले बोले थे कि तू प्राइवेट कार का धक्का खाएगी। टीटी को बोले कि तू टैक्सी से धक्का खाएगी। और मुझे बोले थे कि मैं ठेला गाड़ी से ठेले में धक्का खाऊंगी। ठेले में कोई धक्का खाता है भला? ठेले को तो हम लोग धक्का मारते हैं। इसीलिए मैं नहीं पढ़ती थी और नहीं पढ़ूंगी मैं। तो बाबा उस समय किसी को कुछ नहीं बोले, वो टैटा को उसी क्लास में वो रख दिए। इसके दूसरे दिन शिक्षक मामा जब आए तो वो बहुत शांत होकर शिक्षक मामा को बोले आपको और यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं आना है। सिर्फ और सिर्फ शायद टैटा के पिताजी मतलब बाबा ही सिर्फ समझ पाए थे कि टैटा को कहाँ पर चोट लगा था, कहाँ पर उस बच्ची को चोट लगी थी, टैटा को चोट लगी थी। उस साल टैटा को कोई नया पढ़ाई नहीं करना था, मतलब वो कम था, पुराने पढ़ाई ज़्यादा थी। तो इसीलिए टैटा के पास थोड़ी सी समय है, तो अभी वो थोड़ी अपनी मन की बात बोल ले। तो वो चुप करके बोल रही है, ठीक है। अनुशीलनी जो होता है ना एक्सरसाइज, उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं मैथ्स के सब्जेक्ट में, अंक शास्त्र में अंक के जो किताब होते हैं, टैटा वो अनुशीलनी के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वो मैथ्स को प्यार कर बैठी। प्रश्नमाला जो होता है ना मतलब एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स दिया गया होता है उसके हर एक प्रॉब्लम का जो आंसर होता है ना ज़्यादातर उसी में उसका जवाब छिपा हुआ होता था, सिर्फ ढूंढ के निकालना पड़ता था। और ये जवाब ढूंढते ढूंढते मतलब ढूंढने का मज़ा ही अलग होता है। और विज्ञान वो तो सबसे प्यारा चीज़ है। विज्ञान अगर नहीं पढ़ती तो टैटा को कैसे पता चलता? जो हवा का प्रेशर, जो हवा का दबाव बक्से को, लोहे के इतने सख्त बक्से को पूरा चपटा बना सकता है, वही प्रेशर लेके टैटा देखो कैसे खेलती फिर रही है। उसे कुछ हो ही नहीं रहा है, टैटा के अंदर कितना प्रेशर है? तो अंग्रेज़ी तो दुर्गा पूजा में खरीदे हुए जो नए कपड़े होते हैं ना उसका जो एक स्मेल आता है वैसे है। जितना भी हम लंगड़ाते हुए चलो ना भाई चल लो, लेकिन वो लंगड़ाते हुए ही सही, वो जो मंडप में प्रतिमा को देखने का जो आनंद है ना, अंग्रेज़ी पढ़ने में वही आनंद वो ढूंढ पाती थी, वही आनंद उसको मिलती थी। अतीत की जो इतिहास है वो जानने में टैटा को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो जो सारे इसके पिताजी, उसके बेटे, बेटे के बेटे, उस बेटे के बेटी, ये जो नाम है ना वो टैटा को याद करने में चिढ़ होती थी। वो उसको पसंद नहीं था, वो उसको पसंद नहीं थी। और भूगोल बोले तो ज्योग्राफी वो तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि क्लास में जो दीदीमोनी बोले तो टीचर जी, दीदीमोनी है वो यहाँ पर मैं फिर से एक बार बोलूँ, बांग्ला में लेडी टीचर को दीदीमोनी मतलब दीदियों की रानी, ये उपाधि से प्यार से लोग बुलाते हैं, बच्चे बुलाते हैं। तो दीदीमोनी इतने सुंदर से समझा देती थी कि टैटा को क्लास में ही सारे याद हो जाते थे। बांग्ला इसका तुलना क्या है भाई? ये तो मातृभाषा है, पहला बोली, पहली भाषा। वो तो वो माँ को जिनसे ये सीखी है वो उनको ही उसी नाम से बुलाती है, माँ के पास से सीखा है, उसी भाषा में वो पढ़ाई लिखाई भी सीखी है। विद्या के सागर ईश्वर चंद्र शर्मा बोले तो इनके लिए ही वो सब कुछ सीख पा रही है। लेकिन कविता
वो याद करने के लिए टैंटा को बुखार आती थी। उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं था, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो सारे याद करने के चक्कर में ही उनके उस बेचारी मतलब टैंटा की जो खेलने का समय है ना वो कम हो जाता था। हाँ, लेकिन बहुत सारे महामानव के नाम वो ज़ुबानी याद कर पाई थी। उनमें से कुछ लोगों का नाम आज टैंटा आप यहाँ पर चुपके से सबको बोल रही है। बोले? चलिए। शहीद खुदीराम बोसु, विप्लवी विप्लवी विनय वादल और दिनेश, मास्टारदा सूर्य सेन, गांधी बुरी मातंगिनी हाजरा, प्रीतिलता वाद्देदार, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, अमृताक्षर छंदेर जादूकर अमृताक्षर छंद के जादूगर माइकेल मधुसूदन दत्त, साहित्यिक ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगी, इनका ही लिखा हुआ है वंदे मातरम। ठीक है। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, इनको हम सारे जानते हैं, इनसे ही हमारा जन गण मन ये गाना इन्होंने ही लिखा है। कथा साहित्यिक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आप लोग इनका और कुछ देखे हो और कुछ सृष्टि से परिचित हो या ना हो, देवदास से ज़रूर परिचित हो बच्चों। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम, परमहंस श्री रामकृष्ण ठाकुर, स्वामी विवेकानंद को तो आप लोग जानते हो, ये उनके गुरुजी थे। माँ शारदा बोले तो ये रामकृष्ण परमहंस देव इनके पत्नी है और स्वामी विवेकानंद की गुरु माँ भी है। तो स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता ये है स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस या बोसु, आप लोग सारे जानते हो इनको। जाति के जनक जो है उनका बहुत बड़ा नाम है। वो चरखा काटते थे, लेकिन टैंटा के पास चरखा नहीं था, इसलिए टैंटा अपने हाथों से ही तकली होता था, छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा टाइप एक होता था, उसमें से ही तुला बोले तो आप लोग क्या बोलते हो कॉटन को? रुई से वो धागा बनाती थी। ऐसे ही कई सारे महान मानव के नाम ही सिर्फ आज उसको याद है, और वो सारे जो महामानव है उनके जो जीवन बोध है आज भी कहीं ना कहीं टैंटा के पास वो आज भी अज्ञात ही है, धुंधला है, अज्ञात है। टैंटा के जीवन में भी प्रेम आई थी, वो भी प्यार में पड़ी थी। कितनी बार? शायद 100 बार, और भी आएगा कितनी बार? 100 बार। उस प्रेम में कोई निकटता नहीं है, कोई शब्द नहीं है, सिर्फ देखना होता है। वो जो प्रेम है वो टैंटा को और भी उद्बुद्ध किया है, और भी जागरूक किया है, और भी समृद्ध किया है। उसमें कोई परिणति या ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ना कुछ नहीं है। टैंटा अपनी मन की बात बहुत सारे तो बोल ली, अब वो दूसरों की बात यानी कि कहानी में वापस आती है। ठीक है। तो टैंटा का जो मामा है वो इसी शहर में उनको नौकरी लग गई। तो दीदी बोले तो टैंटा लोगों के घर से ही वो अपने घर पे ही वो रहने लगे और नौकरी करने के लिए जाते हैं। यह अब अगर मामा जी घर पे है तो सोचो, बच्चों का मौज तो है ना, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। तो मामा जो हैं वो टैंटा, उसके भाई और बहन को लेकर वो टेनिस खेलते थे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, इससे पहले तक टैंटा अपने भाई और बहन को लेकर मैदान में खेलने जाती थी। लेकिन एक दिन माँ बोली, तो अभी भी मैदान में खेलने जाएगी क्या? बड़ी हो गई ना। तो टैंटा बोली, तब मैं कहाँ खेलूँ? माँ बोली, क्यों, छत पे खेल। तो टैंटा को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी
क्या आपत्ति होना है, खेलने, उसको सिर्फ खेलना है भाई, खेला तो हो बे खेलेगी तो वो। तो टैं तो भाई उसको तो मैदान में जाना बंद हो गया। तो टैं के साथ साथ उसके भाई और बहन भी बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि और कोई कौन उसको मैदान में लेके उन लोगों को लेके जाएंगे खिलाने के लिए। तो इसीलिए भाई अब क्या हुआ, टैं के पिताजी ये परिस्थिति देख के टैं लोगों के लिए बैडमिंटन रैकेट और पूरा सेट खरीद के लाए दिए थे। वो लोग छत में ही ना वो पूरा नेट वो लोग लगाए थे, फिर डबल कोर्ट बनाए थे। डबल कोर्ट में वो लोग खेलते थे। और उस टैं के मामा और भाई एक साइड में रहते थे और नेट के दूसरे साइड में मतलब कोर्ट में बोलो टैं और उसकी बहन रहती थी और अच्छे से खेलते थे वो लोग। अब अगर कुछ नहीं कर पाते थे, कहीं पर भूल स्ट्रोक मार दिए, तो मामा जी के हाथ का जो बैट था ना, मतलब वो जो बैडमिंटन रैकेट था, वो टैटा के पीठ में आ जाता था। फिर एक बार मार खाने के बाद मामा उनको ठीक करके दिखा देते थे। ऐसे ही टैटा लोग अपने छत पे खेलते रहे और बरामदे में बहन को और भाई को बैठा के, जो एकदम छोटे भाई जो छोटी बहन और छोटा भाई था, उनको बैठा के झूले में झुलाते रहते थे। टैं कब इससे पहले ना कभी भी सिनेमा नहीं देखी थी। याद है ना, उसकी एक सहेली एक बार बोली थी, वो बचपन में जब वो लोग नए घर पे नहीं आए थे और वो नहीं गई थी, तो भाई इतने दिनों तक वो कभी सिनेमा नहीं गई। तो टैं और टीटी माँ के पास आके बोली कि हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे। तो उन दोनों के ऊपर माँ को तो कोई भरोसा नहीं। याद है ना, वो लोग रामलीला देखने गए थे और क्या कर बैठे थे भाई, बाबा को कितना ढूंढना पड़ा था। फिर शो देखने गए तो वहाँ पर भी कितना कुछ तामझाम हो गया था। तो उन दोनों को तो अकेले भेजने में कोई भरोसा था नहीं माँ को। तो इसीलिए उन दोनों को बोले कि भाई अगर तुम लोगों के साथ तुम्हारी दीदी जाएगी तो तभी तुम लोग जा सकोगे। और दीदी को जहाँ तक बोले, दीदी बोले मुझे नहीं जाना। अब टैं और टीटी तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ गए भाई, अब क्या करें। तब दोनों मिलके दीदी को कहे, बस रास्ते के उस पार जो सिनेमा हॉल है ना, वहाँ पर जो सिनेमा आई है, उसकी जो हीरोइन है ना, उसको वो ना तेरे जैसे दिखती है। अब सोचो, सिनेमा में अपने जैसे चेहरे को दिखने में किसको नहीं है पसंद, अच्छा लगेगा है। तो दीदी तो तुरंत राजी हो गई। अब माँ मैटिनी शो में सिनेमा देखने के लिए भेजी थी इन तीनों बहनों को। अच्छा, मैटिनी शो बोले तो दोपहर का शो तो ऐवे ही देर हो गई थी। फिर सिनेमा हॉल में घुसने से पहले टिकट तो खरीदना पड़ता था। तो भाई टिकट कटवाते कटवाते और देर हो गई। जब वो तीनों घुस गए सिनेमा हॉल के अंदर, तो तब पूरा अंधेरा है। वहाँ पर नाम दिखाना शुरू हो गए थे सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस के। तो तभी एक लंबे से और एकदम पतले से एक इंसान आए और दीदी के हथेली से वो टिकट लेके एक टॉर्च जला के उन लोगों को दिखा दिया, भाई उधर जाओ बैठने के लिए। ठीक है भाई, टैं लोग बैठ गए, सिनेमा शुरू हो गई। दीदी और टीटी मन लगा के मूवी के अंदर, सिनेमा के अंदर धंस गए थे लेकिन हमारे जो टैं है ना, वो क्या कर रही थी पता है, टैं बीच बीच में ऊपर की तरफ देखने लगी। उस समय क्या होता था, प्रोजेक्टर के सहायता से पर्दे के ऊपर रोशनी फेंका जाता था, मतलब वो जो छवि है, चलचित्र है, वो तस्वीर उसमें प्रोजेक्ट किया जाता था और उससे ही आपको ये लगता था कि वो सिनेमा हो रही है, मतलब वो मूवी हो रहा है ना, मूव कर रहा है। तो वो जो रोशनी था ना, वो ही देखने के लिए टैं बीच बीच में ऊपर की तरफ देख रही थी। अब दीदी टैं को बोली, क्या कर रही है हैं, ऊपर की तरफ तब से देखे जा रही है, सिनेमा देखना है। सिनेमा तो झाड़ भी खाई टैं और फिर सिनेमा ख़त्म भी हो गई। टैं लोग फिर हॉल से निकल के आ गए। इसके बाद घर पे जब वो लोग वापस आने वाले थे, तो टैं दीदी को बोली, क्यों, मैं बोली थी ना नायिका हीरोइन जो है वो तेरी तरह दिखती है। दीदी तब क्या बोली पता है, सिर्फ
फिचिंग करके हंस दी और कुछ नहीं बोली। अब सिनेमा देखना ये तो एक नई क्या बोलूँ, एक नई तजुर्बा है भाई। ऐसे ही दिन जाता गया, चलता गया, महीने आते गए, महीने चलते गए, फिर टैटा लोगों का मतलब पूरा 1 साल हो गया। तो फिर से एनुअल एग्ज़ाम का समय आ गया। एनुअल एग्ज़ाम वो लोग दे भी दिए, वात्सरिक परीक्षा हो भी गया। टैटा लोगों के क्लास में बहुत सारे सेक्शंस थे, डिविजन्स थे। हर एक सेक्शन में पुरानी, नई और बहुत पुरानी स्टूडेंट्स के हिसाब से अलग अलग सेक्शन बनाए जाते थे। तो टैटा लोगों के सेक्शन में एक बच्ची थी जिसको सारे लोग नाम से पुकारते थे, लेकिन नाम के साथ साथ दीदी भी लगा के जोड़ के वो लोग पुकारते थे। टैटा भी वैसे ही बोलती थी। अब वात्सरिक परीक्षा की रिजल्ट निकल गई। दीदी मोनी जो है वो क्लास में आई, चेयर के ऊपर बैठ गई और फिर वो टैटा लोगों के सेक्शन के रिजल्ट को अच्छे से मिला मिला के देख रहे थे कि भाई कहीं पर कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो वो टैटा को बुला के बोली, टैटा तू तो इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट किया है बेटा। तू तो 1 से 10 के अंदर तेरा नाम है, मतलब पहले अव्वल 10 बच्चों में तेरे नाम है बेटा। टैटा को बोली, वो सुन ली, फिर अपने रिजल्ट लेके घर आ गई। बाबा और माँ देखकर बहुत खुश हुए। अब इस साल तो टैटा लोग खुद ही पढ़े थे, है ना, लेकिन अब एक गृह शिक्षक की ज़रूरत महसूस की टैटा के पिताजी, क्योंकि नहीं तो वो सारे अब हायर क्लासेस में चले गए ना, तो अब पढ़ने के लिए असुविधा होगी। तो बाबा एक शिक्षक के खोज में रहे, लेकिन कोई नहीं मिला। हर कोई बोलता है हमारे घर पे आप भेज दीजिए, हमारे कोचिंग में वो आके पढ़ के चले जाएंगे, हम जाके नहीं पढ़ा सकते। अब टैंटा तो भाई कोचिंग में जाने के लिए राजी नहीं हो गई, उसको और आराम की मार नहीं खानी भाई। याद है ना वो दादाजी, कोचिंग दादाजी जो मारते थे, तो इसलिए वो उसने टैंटा ने तय कर लिया कि वो भाई खुद से ही पढ़ेगी, उसको कहीं पर नहीं जाना। बाप रे। तो अब टैंटा के पिताजी के पास, मतलब बाबा के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। क्या सॉल्यूशन करे, क्या सॉल्व करे वो अब। लेकिन जो डॉक्टर अंकल है ना, वो तो टैटा लोगों के घर पे आते जाते थे, आते जाते रहते थे। तो एक दिन बाबा डॉक्टर अंकल को बोले, डॉक्टर आप मेरे बच्चों को मैथ्स और अंग्रेज़ी थोड़ा सा दिखा दोगे क्या? तो वो बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अपने डॉक्टरी के एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो उसी में ही आपके घर पे ही बैठ के मैं पढ़ भी लूँगा और उसी में बीच में मैं उन लोगों को दिखा भी दूँगा। तो ये तो हो गया। वैसे वैसे ही डॉक्टर अंकल खुद भी पढ़ते थे और टैंटा लोगों को भी दिखा देते थे। लेकिन जो छोटे छोटे भाई बहन हैं उन लोगों को कौन पढ़ाएगा? तो डॉक्टर अंकल ही एक मास्टर जी को वो ठीक करके दे दिए। डॉक्टर अंकल बोले, जिस स्कूल में पढ़ाते थे उसी स्कूल में पढ़ता था एक पढ़ने वाला एक छात्र था। वो गृह शिक्षकता करते थे, गृह शिक्षक का जॉब करते थे ताकि वो अपने पढ़ाई का खर्चा उठा पाए। तो वैसे ही एक लड़के का जब खोज मिल गया टाटा के पिताजी को, तो टाटा के पिताजी बोले ठीक है भाई, वही वही पढ़ाएगा। अब यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर बोलूँ कि टाटा के पिताजी, टाटा की माँ, टाटा की पिताजी, टाटा की माँ, टाटा और सारे बच्चे, सारे लोग उस स्टूडेंट को मास्टर जी बुलाते थे। अब टाटा लोगों के घर में, मतलब मकान में कोई बोनेदी, मतलब कोई पुश्तैनी तौर पे कोई पूजा नहीं होता। देखते हैं ना कि कोई एक उत्सव होता है बहुत बड़ा, इतना बड़ा अगर कोई परिवार है, ऐसा कुछ नहीं होता था। जैसे लक्ष्मी पूजा के दिन टैटे की माँ खुद पूरा घर साफ करते थे और फिर शाम के समय अपने आंचल से जो पूजा घर है ना उसको साफ करते थे और पानी में भिगोया हुआ चावल को
पीस के कूट के उससे जो सफ़ेद कलर का जो पेस्ट होता है उससे वो अल्पोना, इससे पहले हम लोग सुनते हैं ना अल्पोना, जो थोड़ा बहुत मतलब वो रंगोली नहीं होता है, रंगोली में तो पाउडर यूज़ किया जाता है, लेकिन साउथ इंडियन केरला में मैंने देखा है वैसा ही थोड़ा बहुत सफ़ेद कलर का रंगोली होता है, लेकिन उसमें जो पैटर्न्स होता है वो जियोमेट्रिकल से ज़्यादा फ्लोरल होता है ना, फूलों की होती है, तो उसको हम कहते हैं अल्पोना। तो वो अल्पोना देती थी। तो इसी में जो किवाड़ होता है, दरवाजे का जो किवाड़, आप किवाड़ ही बोलते हो ना, मतलब थ्रेशोल्ड जो होता है दरवाजे का, तो दरवाजे में वो खुदुरी ड्रॉ करती थी। मतलब हमारे यहाँ पर माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह ड्रॉ किया जाता है वो चावल की जो पेस्ट है उससे, तो उसको कहा जाता है खुदुरी। तो वो ड्रॉ करती थी, मतलब घर मकान के एकदम मेन गेट से शुरू होके एकदम जो पूजा घर है वहाँ पर, और पूजा घर तो पूरे सबसे ऊपर छत पे थी। अब माँ ऐसे ही पूजा करती थी, माँ ही पूजा करती थी, सारे आयोजन करके माँ ही पूजा करती थी। अब इसके अलावा भी पौष संक्रांति के दिन, जिसको हम लोग पौष पार्वण कहते हैं, उस दिन टैटा लोगों के घर पे कुछ कुछ अतिथि लोग भी आते थे, निमंत्रित अतिथि भी आते थे, और सारे लोग पीठे खाते थे। कितने प्रकार के पीठे होते थे पता है? आज के पीठे, शोरू चकली, गुड़ पीठे, पाटीसापटा, दूध पुली, और पीठे खाने के लिए, मतलब पीठे खाने के लिए मतलब उससे ज़्यादा अच्छा कुछ होता नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा होता था सेद्धो पीठे। वो गर्म पानी के जो भाप होता है ना, स्टीम, उससे वो पकाया जाता था। और ये लोग क्या करते थे, और वही जो सेद्धो पीठे होता था ना, वो कपड़े के पोंटली में लेकर घूमते घूमते वो लोग खाते थे। और पीठा का एक छोटा सा पोर्शन होता था, वो थोड़ा सा सख्त होता था, वो लोग काट के अपने वो पोटली में रख देते थे। खाना ख़त्म होने के बाद ना, जब वो लोग खा लेते थे, फिर वो लोग गिनते थे, मतलब एटलीस्ट हमारे टेंटे तो गिनती थी कि कितने सारे वो पीठे खाई है। अब सोचो, डॉक्टर काकू, मतलब डॉक्टर अंकल और दीदी और भाई लोगों के साथ और बहन लोगों के साथ मस्ती करके और फुदकते हुए टेंटे के दिन सारे बीतने लगे। तो आज के लिए ये पर्व तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है, लेकिन सारे जो मेरे श्रोता मंडली है और जो मेरे नन्हे इंसान, मतलब नन्हे दोस्त लोग हो, सारे अच्छे से रहना। लेकिन जाने से पहले तुम लोगों को मैं पीठा दिखाऊं, शायद अच्छा लगेगा। चलो मैं दिखा देती हूँ। इसको पहले मैं एडिट कर लूँ थोड़ा सा। ये उल्टा हो गया ना। चलो, तो ये है पीठे, ये है सारे पीठे। भाई, पीठा तो हम लोगों को एक ही झलकी दिखा के भाग गया। चलो और एक बार लेके आने की कोशिश करती हूँ पीठे को। आई होप वो बुरा मान के नहीं जाएगी, लेकिन मैं पीठे को ज़रूर बोलूँगी। ये इतने प्रकार के पीठे हैं, जैसे ये बीच वाला जो है, अच्छा चलो इस पॉइंटर के साथ दिखाती हूँ, ये सेद्धो पीठे, ये है पाटीसापटा, यहाँ पर ये है पाटीसापटा, ये है दूध पुली, मुझे ये दूध पुली वाला पसंद है, ठीक है। और भी कई सारे पीठे हैं जिनको, ये है आस के पीठे, ये वाला मैं खाई हूँ, ये गुड़ से बना हुआ होता है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। तो बहुत सारे पीठे हैं, बहुत प्रकार के हैं, और ये सब्ज़ी से बनता है, ये मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है। और ये आप लोगों को जब मैं बोलने जा रही हूँ ना, सच में मेरे मुंह में पानी आ रही है। और हम लोग जो लोग प्रवास में रहते हैं, हम लोग जो लोग प्रवासी बंगाली हैं, उनके लिए ये थोड़ा कम अवेलेबल होता है। तो जो लोग हैं, मैं आशा करूँगी वो भी अपने घर पे इन सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठाएंगे। तो जो जहाँ पर हो, अपने जो धरोहर हैं उनको संभाल के रखिए, उसके लिए मतलब क्या बोलूँ, श्रद्धाशील होना ज़रूरी है। और दूसरों के
भी संस्कृति के प्रति श्रद्धाशील होना ज़रूरी है। तो इस शुभ चिंता के साथ मैं आज आप सबसे इजाज़त मांगती हूँ। शुभमस्तु।